जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मिग-21 एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना का जो प्लान था उसके अंतर्गत मिग-21 बाइजन को 2025 मार्च तक रिटायर किए जाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब इस प्रोग्राम में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि 2025 तक ये एयरक्राफ्ट फिलहाल दिसंबर के महीने तक आपको रिटायर होते दिखाई नहीं पड़ेंगे। और आपको बता दें कि मिग-21 का रिटायरमेंट तभी होगा जब भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पहले प्लान ये था, या उम्मीद कह लीजिए आप, ये थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक उचित संख्या में जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देगी और उसके बाद भारतीय वायुसेना मिग-21 को रिप्लेस करना शुरू कर देगी। लेकिन आप सबको पता है कि जो इंजन डिलीवरी इश्यूज हैं, इनके चलते, सप्लाई चेन इश्यूज के चलते जो एयरक्राफ्ट का अभी तक डिलीवरी है ये नहीं हो पाई है। इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस मार्क 1A अभी भी नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में जो मिग-21 का रिटायरमेंट है ये भी प्रभावित हुआ है। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक भारतीय वायुसेना इनको फेज आउट करना शुरू कर देगी। और ये चीज़ें अभी भी अंडर कंडीशनल हैं, क्योंकि जब तक भारतीय वायुसेना को उचित संख्या में जो तेजस मार्क 1A है ये नहीं मिल जाते, तब तक भारतीय वायुसेना अपने किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर करने से पहले विचार करेगी। और ऐसे में इनका रिटायरमेंट और डिले हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सब में से बहुत सारे लोगों की ये रुचि थी कि भारत के द्वारा जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम है इसको क्लियरेंस कब मिलेगी और कब आपको प्रैक्टिकली ये एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं तो इसके भविष्य पे भी जो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और जो कह सकते हैं टेस्ट पायलट्स हैं, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सभी रिलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा टेडबीएफ प्रोग्राम को क्लियरेंस मिल चुकी है और ये प्रोग्राम फिलहाल एनएससीएस के द्वारा अंडर स्टडी है। और भारतीय नौसेना की जहां तक बात रही, वो इस प्रोग्राम को पूरा समर्थन दे रही है और भारतीय नौसेना ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके चलते भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को बड़ी संख्या में खरीदेगी भी। इनिशियल नंबर्स की बात करें तो भारतीय नौसेना 145 ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर्स को लेकर अभी फिलहाल यहाँ पर प्रतिबद्ध है। लेकिन जो प्रोजेक्टेड नंबर सामने आ रहा है फर्स्ट फेज में, ये हमें 87 जेट्स का सामने आ रहा है। लेकिन आप सबको पता है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर आने वाले भविष्य में हमें तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर में देखने को मिलेंगे, तो इनके जो नंबर्स हैं एग्जैक्ट वो 100 को पार कर सकते हैं। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की बात करें तो ये भारत का एक सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें एमका की एवियोनिक्स आपको देखने को मिलेंगी और संभावित है कि इसमें या तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिलने वाला है या फिर एमका इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत में ही स्वदेश निर्मित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होने वाली है कि रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि अगर ये प्रोग्राम अपने टाइमलाइन पे बना रहता है जो कि प्रपोज की गई थी, तो भारतीय वायुसेना इस पर आधारित एक एयरफोर्स वेरिएंट भी कंसीडर कर सकती है, जिसको हम ऑर्का के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जयदीप मावलंकर सर, जो कि भारतीय नौसेना के एक चीफ टेस्ट पायलट है, उन्होंने कई बार इसकी जो गति है इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टेडबीएफ का स्लो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ 26 राफेल से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। और अगर ये प्रोग्राम स्लो हुआ तो इसका हश्र भी वही होगा जो एक समय तेजस प्रोग्राम का हुआ था, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोष भी व्यक्त किया था। आपको 21 नवंबर 2023 की वो घटना तो याद होगी, और इसको भी हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में कवर भी किया था, जहां पर हमने भारतीय नौसेना की सबमरीन और एक फिशिंग बोट के बीच में जो टक्कर थी इसको लेकर बात करी थी। और हमने आपसे कहा था कि भारतीय नौसेना की सबमरीन में जो डैमेज है वो देखा गया है। हालांकि उस हादसे में जो फिशिंग बोट है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें 2 से 3 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। लेकिन इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है और अब इस मामले पर बात करते हुए पहली बार वाइस एडमिरल दिनेश के सिंह सर ने ये यहाँ पर कहा है मीडिया के सामने कि जब भी कोई कोलिजन होता है तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ डैमेज तो होता है, क्योंकि जो शिप्स होती हैं उनका खुद का भी वजन होता है और उन भारी वेट के चलते जो डैमेज है उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, भारतीय नौसेना ने डैमेज की समीक्षा कर ली है और जो रिपेयर का काम है वो इस समय चल रहा है। हालांकि जो सबमरीन है ये ऑपरेशनल बहुत जल्दी हो जाएगी पूरी तरीके से, और जो इंटरनल इंक्वायरी है ये ऑलरेडी शुरू कर दी गई है ताकि जो सर्कमस्टेंसेस थे एक्सीडेंट के उनका अध्ययन किया जा सके और अगर यहाँ पर कोई षड्यंत्र है तो उसके बारे में पता चले। और इस पूरे के पूरे अध्ययन का मकसद ये भी होगा कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो कोलिजन है इनको रोका जा सके, क्योंकि पानी में इस प्रकार के हादसे बहुत ज़्यादा विकट भी हो सकते हैं।
क्योंकि अगर यहाँ पर उस फिशिंग बोट की जगह कोई बड़ी शिप होती या नेवी की शिप होती या मर्चेंट शिप होती तो जो डैमेज है वो और भी ज़्यादा विकट हो सकता था और भारतीय नौसेना को सबमरीन का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सबमरीन को रिपेयर करने के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल एम को लेकर आ रही है। अब बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार राफेल एम को जब भारत की मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से मंजूरी मिल चुकी है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट कब तक साइन किया जाएगा और इसको लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट्स है या नहीं। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि जो राफेल एम की डील है वो बहुत जल्द फाइनलाइज कर ली जाएगी। इसके लिए जो प्राइस नेगोशिएशन है वो चल रहा था। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय नौसेना को ये जो 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स हैं ये तकरीबन 7 बिलियन यूरोस के आसपास मिलने वाले हैं। हालांकि ये प्राइस आगे पीछे हो सकती है, अब इसे मीडिया के हवाले से बातें चल रही हैं। लेकिन जहां तक बात रही राफेल एम की, तो भारतीय नौसेना खुद इस प्रोग्राम को बैक कर रही है और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भारतीय नौसेना बहुत जल्दी प्रयास करेगी कि राफेल एम की डील को क्लियर की जा सके। दरअसल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में यानी 3 से 4 महीने में ये जो डील है इसको बड़ा जो एक पुश है वो मिल सकता है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि राफेल एम के लिए ऑलरेडी भारतीय नौसेना ने जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हैं इनकी डिमांड कर रखी है और इसको फ्रांस देने के लिए तैयार भी हो चुका है। लेकिन जो प्राइस नेगोशिएशन है यही चल रहे हैं, वरना अब इस प्रोग्राम में कोई हर्डल नहीं है। अब कभी भी ये जो डील है ये फाइनलाइज हो सकती है। संभावित है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही जो डील के सक्सेसफुल पूरे होने की अनाउंसमेंट है वो कर दी जाए। तो यहाँ पर अगर डील 2025 में फाइनलाइज होती है तो आप 2028 तक पहला एयरक्राफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर फ्रांस अपने प्रोडक्शन रेट को एनहांस करने में सक्सेसफुल होता है तब। अन्यथा यहाँ पर थोड़ी डिले और हो सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि भारत की एक प्रीमियर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, उन्होंने एक नई सिग्निफिकेंट शुरुआत करी है जहां पर वो अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो सर्वाइबिलिटी है और कॉम्बैट एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया है जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के को डेवलपमेंट की बात करी गई है। इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर यानी SLRDC के द्वारा स्पीयरहेड किया जाएगा, यानी कि इसका नेतृत्व किया जाएगा और आने वाले भविष्य में जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए ये विकसित की जाएंगी। LCH को HAL के द्वारा विकसित किया गया है और ये मुख्यतः हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब इसको काफ़ी पहले एडवांस सिस्टम से इक्विप किया जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि आजकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में हेलीकॉप्टर की बैटल सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये विकसित किए जाने की बात की जा रही है। अगर हम LCH के आर्मामेंट्स की बात करें तो इन्हें वैरायटी ऑफ वेपनरी से इक्विप किया गया है जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स शामिल हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इंटीग्रेशन चल रहा है, जो रॉकेट्स हैं गाइडेड और अनगाइडेड दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं और LCH को बेसिकली ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी हद तक ये एंटी ड्रोन जो कैपेबिलिटी है उसको भी प्राप्त कर चुका है और एक बड़ी संख्या में इनका उपयोग भारतीय सेना के द्वारा किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।